इस आंख की जिम्मेदारी असल में टीवी चैनल वाले ही हैं। आज जितने भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जितना भी मतभेद पैदा हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इस मतभेद की जिम्मेदारी टीवी चैनल वाले हैं कि जिन नौजवानों के हाथ में ये कलम हुआ करती थी, आज उनके हाथ में हथियार हैं और ये हथियार थमाने का काम किसी और ने नहीं, सिर्फ इस देश की सरकार ने किया है। कि इस देश के अंदर मोदी जी ने हिंदुओं के लिए 4 ऐसे कौन से काम किए, जरा मुझे बता। एक ऐसे राज्य का नाम बता जहां पर हिंदुओं को पेट्रोल 50 रुपए का मिलता हो और मुसलमान को 100 रुपए का मिलता हो। हरियाणा के नौ के अंदर जिस तरीके से आपने देखा पत्थर बरसाए गए, किसी नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की रैली के ऊपर पथराव होते हुए देखा आपने आज तक? कभी नहीं हुआ ना पथराव। इसलिए नहीं होता। बनारस में थे राजा बाबू और शाम को दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे 24 को लेकर। हरियाणा जले तो जले, मणिपुर फूके तो फूके, राजा बाबू को चाहिए कुर्सी अपनी प्रधानमंत्री वाली। टीवी वालों ने अब तक आपको जानकारी दे दी होगी कि नूह का मास्टरमाइंड कौन है और मणिपुर का भी मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि वो अलग बात है। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि जो डीजीपी हैं मणिपुर के, वे अदालत में पेश हों, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि जो मणिपुर की आग थी दरअसल वो नूह आ गई है, मेवात आ गई है और गुड़गांव आ गई। इसीलिए गुड़गांव को, नूह को, मेवात को जलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ अभी हिंदू हृदय सम्राट पंडित मोहित शर्मा हैं। किसे जिम्मेदार मानते हैं? टीवी वाले तो कह रहे हैं कि भैया देखो पत्थरबाजों का इलाज ऐसा कर दो कि ज़िंदगी में कभी पत्थर ना फेंक पाएं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा ना कि ये जो आंख जो है, ये टीवी चैनल वाले जो कह रहे हैं, इस आंख की जिम्मेदारी असल में टीवी चैनल वाले ही हैं। इस देश के अंदर जितने भी आप देख रहे हैं ना, आज जितने भी हिंदू और मुसलमान के नाम का जितना भी मतभेद पैदा हो रहा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इस मतभेद की जिम्मेदारी टीवी चैनल वाले हैं। ये टीवी चैनल, अखबार वाले जो सुबह से शाम तक सिर्फ देश में नफरत ही नफरत बांटने का और पैदा करने का काम करते हैं, सुबह शाम व्हाट्सएप पर भेजने का काम करते हैं। ये लोग, टीवी चैनल वालों का काम क्या है कि हिंदू मुसलमान के नाम के मुद्दों को उठाना और देश में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करना। आज मैं आपसे एक स्पष्ट और साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस देश के एक युवा नौजवान पत्रकार हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप हिंदू मुसलमान पर चर्चा करेंगे तो क्या इस देश को तरक्की मिलेगी, या फिर रोजगार पर तरक्की बात करेंगे तब इस देश को तरक्की मिलेगी? रोजगार और शिक्षा पे जब आप चर्चा करेंगे तभी तो इस देश को तरक्की मिलेगी ना। लेकिन इस देश की मीडिया मोदी जी को और योगी जी को वोट मिल सके, इसी कारण से हिंदू और मुसलमान पे चर्चा करती है। मैं आपसे कहता हूं कि ज्ञानवापी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं एक मिनट जाइए, लेट मी कंप्लीट। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ज्ञानवापी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपको टीवी के माध्यम से दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन फैसला आ जाए आप खाली फैसले को दिखा दीजिए। अब आप उसको लेकर रोज डेली टीवी चैनल के ऊपर पैनलिस्ट बिठा दें, एक हिंदू बिठा दें, एक मुस्लिम बिठा दें, एक पंडित बिठा दें, एक मौलाना बिठा दें और चारों को मुर्गे की तरह आपस में लड़ा दें। उनको लड़ाने का अर्थ क्या है? जब कोई चीज कोर्ट के अंदर चल रही है तो आपको उसके ऊपर मुर्गे लड़ाने की आवश्यकता क्या है? वो आपकी आवश्यकता मोदी जी को वोट दिलाने का काम करती है। सवाल ये भी है, आप जब बात करते हैं स्कूल की, जब बात करते हैं अस्पताल की, बड़ा सवाल है एक पार्टी का मैनिफेस्टो बता दीजिए। एक पार्टी का जो ये कहती हो, उसका मैनिफेस्टो कहता हो कि जब हम सत्ता में आएंगे इतने हॉस्पिटल बनवाएंगे, इतने कॉलेज बनवाएंगे। वे लोग कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमारी सरकार आएगी हिंदुओं को हम अधिकार दिलाएंगे। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकारें जो हैं ये मंदिर मस्जिद छोड़ के रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे? अब आप एक चीज और इस डाटा को देख लीजिएगा कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं कितने नौजवानों को इन्होंने बेरोजगार करने का काम किया, जरा आप ये देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कि जिन नौजवानों के हाथ में ये कलम हुआ करती थी, आज उनके हाथ में हथियार हैं और ये हथियार थमाने का काम किसी और ने नहीं, सिर्फ इस देश की सरकार ने किया है। वो कैसे किया है? 24 घंटे टेलीविजन पर ये दिखाकर कि हिंदू खतरे में है। भैया ये हिंदू मुगल काल में खतरे में नहीं आया, ये हिंदू अंग्रेजों के काल में खतरे में नहीं आया। आज मोदी सरकार के राज में अगर हिंदू खतरे में है तो कैसे खतरे में और किससे खतरा है हिंदुओं को? एक बात आप मुझे बताइए। फिर दूसरी बात ये,
आज मेरी टकराव एक ऐसे अंधभक्त से हो जाती है, मैं आपको बता दूं, एक अंधभक्त मुझे मिल जाता है। वो अंधभक्त कहता है कि आप जैसे लोग इस देश को बर्बाद करने में सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, आप हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं। मैंने उससे ये पूछा कि एक बात तू मुझे बता कि इस देश के अंदर मोदी जी ने हिंदुओं के लिए 4 ऐसे कौन से काम किए, जरा मुझे बता। एक ऐसे राज्य का नाम बता जहां पर हिंदुओं को पेट्रोल 50 रुपए का मिलता हो और मुसलमान को 100 रुपए का मिलता हो। किसी एक ऐसे राज्य का नाम बता जहां पर हिंदुओं को बच्चों को आईएएस और आईपीएस बनाया गया हो। किसी एक ऐसे राज्य का नाम बता जहां पर हिंदुओं के बच्चों को कहा गया हो जबरदस्ती कि हाथ में किताब लो, हथियार नहीं। तो वो चुप हो गया, वो चुप हो गया, उसके पास जवाब नहीं था। लेकिन मैंने उसको बोला कि अब मैं तुझे गिनाता हूं कि कैसे हिंदुओं के बच्चों को बेरोजगार किया गया और हिंदुओं के बच्चों के हाथ से ये कलम को छीनकर हथियार थमाया गया। अब मैं बताता हूं आपको कैसे किया इन लोगों ने। सबसे पहले देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, वो इस देश के लोगों को जो है उसके बारे में ऐसा बताया गया कि देश का संविधान कुछ है ही नहीं, जबकि बिना संविधान के ना तो आप कुछ हैं और ना मैं कुछ हूं। संविधान है तो आप हैं और मैं हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको बच्चों को पढ़ने का अधिकार देता है। आज जिस तरीके से हरियाणा जल रहा है, उस हरियाणा को जलाने का जिम्मेदार कौन? लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि तमाम मंत्रियों के बेटे हैं, तमाम संतरियों के बेटे, सांसदों के बेटे हैं, उनके हाथ में हथियार है और वही लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आपको भी लगता है? मुझे जरा एक बात बता दीजिए, मुझे तो इतना पता है कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में बैठा है, शिवराज सिंह चौहान का बेटा विदेश से वकालत कर रहा है, ठीक है, और तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या फिर नेता बने बैठे हैं। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक बन के बैठा हुआ है, लेकिन दंगों में मर रही है तो इस देश की गरीब जनता। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश का गृह मंत्री हिंदू नहीं है? क्या उनका बेटा हिंदू नहीं है? गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह क्यों नहीं आता सड़क पर बजरंग दल की रैली में? जब बजरंग दल जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, आरएसएस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, विश्व हिंदू परिषद प्रदर्शन कर रहा है, तो उस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? देश की जनता यही जानना चाहती है मोहित शर्मा से। इसलिए नहीं आता क्योंकि उनका बच्चा विदेश में पढ़ने जाता है और जो शिक्षा को पढ़ता है वो ये जानता है कि इस देश के अंदर अनपढ़ लोग हैं। इस देश के अंदर जो लोग हैं ज्यादातर वो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, इनको पढ़ने लिखने ना दिया जाए। इसीलिए तो शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि शिक्षा सिर्फ चुनिंदा लोग ले सकते हैं, बाकी लोगों को इस काम में लगा दिया गया है कि जाओ मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ो। किसी नेता की रैली पे हरियाणा के नोह के अंदर जिस तरीके से आपने देखा पत्थर बरसाए गए, किसी नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की रैली के ऊपर पथराव होते हुए देखा आपने आज तक? कभी नहीं हुआ ना पथराव। इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर नेताजी की रैली पे पथराव होगा तो वोट थोड़ी मिलेगा। हिंदुओं की शोभा यात्रा पे अगर पथराव होगा तो वोट मिलेगा, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेगा। इसीलिए इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता है और मतभेद पैदा किया जाता है। मैं आपसे कहता हूँ टीवी चैनल पर अंकुश लगा दो, अगर देश में कहीं भी दंगा हो जाए तो मेरा नाम बदल दो, टीवी चैनल पर अंकुश लगा दो बस। आप जिम्मेदारी टीवी चैनलों की है। टीवी चैनल ही है जो इस देश के अंदर दंगा कराने का काम कर रहा है और कोई नहीं है। मोनू मानेसर खुलेआम घूम रहा है। खट्टर साहब कह रहे हैं कि राजस्थान की पुलिस कार्रवाई करे, हम मदद करेंगे, और वही मोनू मानेसर बाकायदा कई टीवी चैनलों को इंटरव्यू देकर चला आता है। आप समझिए, पत्रकारों की पहुंच है, पुलिस की पहुंच नहीं है। अरे भैया, दंगा होगा, हिंसा होगी, आईबी को नहीं पता है लेकिन मोनू मानेसर को पता है। ये सब सिर्फ कहने वाली बात है, सबको सब कुछ पता होता है। इस देश के अंदर किसी की शादी ब्याह समारोह में अगर 200 लोगों को बुलाते हो ना, तब एक बारी में 150 लोग आ पाते हैं, ठीक है ना। दंगे के टाइम पर एक साथ पूरी पब्लिक आ जाती है, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन ये लोग इंतजार करते हैं। हिंदुओं की शोभा यात्रा के ऊपर ही क्यों पथराव होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है? और हमारे देश के राजा बाबू क्या कर रहे थे उस वक्त? राजा बाबू कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा बाबू हैं भाई, राजा बाबू ही हैं, राजा बाबू ही हैं। जो आदमी 10 लाख का सूट पहन रहा है, देश को बेचे जा रहा है और अपने तन बदन पर बढ़िया महंगे कपड़े डाल रहा है, पूरा विदेश घूम रहा है, तो वो तो राजा बाबू ही है। वो राजा बाबू आपको पता है कहाँ थे उस वक्त पे? कहाँ थे राजा बाबू बताइए? पीएमओ में रहे होंगे। टीवी अखबार वाले नहीं दिखाएंगे। राजा बाबू बनारस पहुंचे हुए थे, अगले दिन बनारस में थे राजा बाबू, और शाम को दिल्ली में मीटिंग कर रहे थे 24 को लेकर। हरियाणा जले तो जले, मणिपुर फूके तो फूके, राजा बाबू को चाहिए कुर्सी अपनी प्रधानमंत्री वाली। राजा बाबू तो बोलने को तैयार नहीं है। राजा बाबू का तो सदन में विपक्ष भी इंतजार कर रहा है कि आकर मणिपुर पर तो बोलें। और आज
क्या बोले राजा बाबू, वो नहीं सुना आपने? क्या बोल दिया? वुमेन एम्पावरमेंट पे बोल रहे हैं राजा बाबू। कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण के बिना इस देश को तरक्की मुश्किल है। हाँ। देख रहे हैं कितनी बड़ी तरक्की हो रही है। जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है और देश का राजा बाबू प्रधानमंत्री मणिपुर तक नहीं जा सकते, क्या देश के राजा बाबू प्रधानमंत्री को नहीं दिखता कि आज देश कैसे जल रहा है? राजा बाबू क्या कर रहे हैं बताइए ना आप मुझे। राजा बाबू सिर्फ चुनाव ही लड़ेंगे? हो सकता है राजा बाबू फ्रांस के पीएम को फोन कर रहे हो, राष्ट्रपति को फोन कर रहे हो सकता है राजा बाबू जो है साहब बोलते हैं उन्हें तमाम लोग साहब फोन कर रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया का पीएम इस बार क्या बोलेगा। एक बार तो बॉस बोल दिया। राजा बाबू इस विचार में लगे हुए हैं कि कहां सीट कम मिलेंगी, कहां के विधायक को खरीदा जाए, कहां के एमपी को खरीदा जाए, कहां पर जनता को खरीदा जाए और कहां पर किसको कितनी दारू कितने मुर्गे में वोट खरीदा जाए। राजा बाबू इसी सोच विचार में लगे रहते हैं। राजा बाबू कभी इस देश की तरक्की के लिए नहीं सोचते। बता दूं खुले आपको, तौर पे कह रहे हैं कि राजा बाबू की निगरानी में पूरी हिंसा हुई है। राजा बाबू की निगरानी में तो मणिपुर जल रहा है इतने दिन से। राजा बाबू ने क्या कर लिया? क्या कर लिया राजा बाबू ने? राजा बाबू तो मणिपुर पर जरा सा बोल गए, बस वो भी पार्लियामेंट थी तो जरा सा बोल गए, उसके बाद अब तक नहीं बोले। हाउस के अंदर हाउस चल रहा है अभी भी। राजा बाबू बोले हो तो बता दीजिए। चुप बैठे हुए राजा साहब, बोलने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में कोई विपक्ष का नेता सवाल कर ले, पार्लियामेंट में विपक्ष हंगामा कर रहा है, हंगामा कर रहा है। 300 प्लस तुम लेकर बैठे हो सांसद, हंगामा विपक्ष कर रहा है। जब बेटियों को निर्वस्त्र किया जाएगा तो संसद में हंगामा नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? रोड पर करें तो आपकी पुलिस लाठी और डंडे मारे, संसद में पूछे तो आप संसद को बर्खास्त करके चले जाएं उठकर। किससे सवाल करें मेरे भाई? कहां सवाल करें बताओ? है कोई जगह जहां सवाल किया जा सके? जगह का नाम बताओ जहां सवाल करें। सड़क है, सड़क पर पुलिस उठाकर ले जाती है, बताइए कहां करें? तो बोल दीजिए नरेंद्र मोदी जी 19 की तरह 24 भी आपका है, आप ले जाइए और कीजिए देश पर राज। वो तो ले ही गए, वो तो ले ही गए, क्योंकि जितना हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेगा उतना बीजेपी को वोट पड़ेगा। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि जो जाट महासभा है हरियाणा की, उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग चाहते हैं कि हरियाणा में शांति बनी रहे। हम लोग ये जो तमाम कट्टरपंथी लोग हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों का समर्थन नहीं करेंगे। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है। और मैं आपको बता दूं कि जो जाट जो है ना, वो जाट अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। भाई साहब, जाट जो है वो खेती करने वाला आदमी है, वो इनके दंगाइयों के चक्कर में थोड़ी पड़ेगा। वो मेहनत करके अपना पसीना बहाकर, आज ये जो बच्चे हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, ये कौन है? सब जाटों के बच्चे हैं। उन्हीं की बेटियां थी जो पहलवान जो बैठी हुई थी, आपने देखा होगा। तो ये तो जानते हैं, ये तो इनसे वाकिफ है पूरी तरीके से कि इन लोगों का उद्देश्य तो सिर्फ देश में दंगा भड़काने का है। तो जो जाट भाइयों ने जो बात कही है, मैं उस बात का समर्थन करता हूं और पूरे देश को जाटों की इस बात पर अमल करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यह मोहित शर्मा साफ तौर पे बीजेपी सरकार को और एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिस तरीके से मणिपुर और नूह में हिंसा की तमाम घटनाएं हो रही हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।